Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिकली जो जूल थॉमसन प्रभाव है, जूल थॉमसन इफेक्ट है, उसके विषय में बात की थी कि जूल थॉमसन प्रभाव होता क्या है, सौंदर्य डाट क्या होती है, किस तरह आपके किन परिस्थितियों में आपके गैस सौंदर्य डाट से निकलने के पश्चात ठंडी होगी या शीतल होगी, किन स्थितियों में गर्म होगी और किन स्थितियों में आपके उसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर्स में बताई थी। साथ ही हमने आपको बताया था कि यदि आदर्श गैस को किसी सौंदर्य डाट से इस तरह जूल थॉमसन प्रक्रिया से गुजारा जाए तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रभाव आपका दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो आज हम जो वास्तविक गैसें हैं, जो आपके दैनिक जीवन में हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इनकी बात करते हैं, तो ऐसी गैसों के लिए जूल थॉमसन प्रभाव किस तरह काम करता है, किन गैसों में आपका तापमान बढ़ेगा, किन गैसों के लिए तापमान कम होगा और किन गैसों के लिए तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस विषय पर बात करेंगे। तो वास्तविक गैसों के लिए बेसिकली जो इक्वेशन होती है, आदर्श गैस के लिए जिस तरह PV = RT होती है 1 ग्राम मोल के लिए, उसी तरह 1 ग्राम मोल के लिए जो वास्तविक गैसें होती हैं उनके 1 ग्राम मोल के लिए जो समीकरण है वो वान डेर वाल समीकरण के द्वारा व्यक्त होती है। और वान डेर वाल जो समीकरण है 1 ग्राम मोल के लिए वह निम्न प्रकार लिखी जाती है कि P + A/V² × V - B = RT। अब यदि उपरोक्त समीकरण में B का मान, जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का आयतन है, उसकी V है, उसकी तुलना में यदि बहुत छोटा हो, तो हम उपरोक्त समीकरण से T del V/del T एट कांस्टेंट P माइनस V के मान की यदि गणना करें उपरोक्त समीकरण का इस्तेमाल करते हुए, तो वह हमें लगभग 2 A/RT - B प्राप्त होता है। अतः वान डेर वाल गैस के लिए जो जूल थॉमसन गुणांक है μH, जो dT/dP एट कांस्टेंट H के द्वारा दिया जाता है, या 1/Cp 1/Cp T del V/del Tp एट कांस्टेंट P माइनस V के द्वारा व्यक्त होता है, उसको हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि μH = dT/dP एट कांस्टेंट H = 1/Cp 2/RT - Bk। यह समीकरण 5 है, क्योंकि कल हम समीकरण 4 तक लिख चुके थे, तो आज हम इसको समीकरण 5 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो समीकरण 5 को देखने से स्पष्ट है कि μH का धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होना यह इस बात पर निर्भर करता है कि राशि 2 A/RT - B का मान क्या है। यदि 2/RT - B धनात्मक है तो μH धनात्मक होगा, यदि यह राशि आपकी ऋणात्मक है तो μH ऋणात्मक होगा, और यदि यह राशि आपकी 0 है तो μH आपका 0 होगा। अब हम स्थिति फर्स्ट पर विचार करते हैं कि यदि 2 A/RT > Bk अर्थात 2 A/RB > T हो, तो इस स्थिति में μH का मान क्या होगा। तो जैसा कि समीकरण 5 को देखने से स्पष्ट है कि उपरोक्त स्थिति में μH आपका पॉजिटिव होगा। इस स्थिति में जूल थॉमसन प्रभाव के परिणाम स्वरूप शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें जो अतिरिक्त शब्द लगाया गया है इसको आप हटा दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जो नोट्स है उसमें अतिरिक्त परिणाम स्वरूप और लिखा हुआ है, तो अतिरिक्त का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो उसको आप नोट से हटा सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि μH के पॉजिटिव होने पर जूल थॉमसन प्रभाव के परिणाम स्वरूप शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब μH पॉजिटिव होता है तो आपका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर यदि गैस को सौंदर्य डाट से गुजारा जाए तो उस स्थिति में गैस का सौंदर्य डाट से गुजरने के पश्चात ताप कम हो जाता है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इसको शीतलन प्रभाव कहा जाता है। कि सेकंड, यदि 2 A/RT < B या 2 A/RB < T है, तो इस स्थिति में μH आपका नेगेटिव होगा। μH के नेगेटिव होने से जूल थॉमसन प्रभाव में हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है,
अर्थात ऐसी स्थिति में जब गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर संद डार्ट से गुजारा जाता है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति आपकी हीटिंग इफेक्ट के रूप में या जूल थॉम्सन इफेक्ट का जो हीटिंग प्रभाव है उसके रूप में जानी जाती है। थर्ड स्थिति ट्वाइस ए ओवर आर टी इजकल टू बी हो तो ट्वाइस ए ओवर आर बी इजकल टू टी के। इस स्थिति में जूल थॉम्सन प्रभाव के परिणाम स्वरूप ताप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ना तो गैस ठंडी होगी और ना ही गैस आपकी गर्म होगी। तो ऐसी स्थिति में जूल थॉम्सन प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब हम व्युत्पन्न ताप इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे कि जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए इन्वर्जन टेम्परेचर को किस तरह परिभाषित किया जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो प्रत्येक गैस के लिए व्युत्पन्न ताप निम्न प्रकार परिभाषित है कि टी आई इजकल टू ट्वाइस ए ओवर आर बी, अर्थात गैस का प्रारंभिक ताप टी आई से कम हो तो शीतलन होगा। अर्थात जो ट्वाइस ए ओवर आर बी यदि आपका ये इसे हम गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, मतलब गैसों के हर गैस के लिए हर वास्तविक गैस के लिए ए और बी का मान अलग अलग होता है, इसलिए हर गैस के लिए टी आई का मान भी अलग अलग होगा। तो यदि गैस का प्रारंभिक ताप टी जो है वो उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो तो गैस का संद डार्ट से गुजरने के बाद शीतलन होगा। अर्थात ऐसी गैस में जिसके लिए गैस का प्रारंभिक ताप उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो तो शीतलन प्रभाव होगा। इसके विपरीत यदि गैस का प्रारंभिक ताप उसके व्युत्क्रमण ताप से अधिक हो तो उसी गैस में आपका जूल थॉम्सन प्रसार में हीटिंग प्रभाव उत्पन्न होता, और यदि गैस का प्रारंभिक ताप टी आई के बराबर हो तो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार हम इन्वर्जन टेम्परेचर को परिभाषित करते हुए हम ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि गैस का सन डार्ट से गुजरने के बाद शीतलन होगा या उसमें जो वो गैस आपकी गर्म होगी या उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए यदि गैस को शीतल करना है तो उसका प्रारंभिक ताप उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम रखना पड़ेगा, और यदि गैस को गर्म करना है आपके जूल थॉम्सन प्रभाव के द्वारा तो उसका इन्वर्जन जो टेम्परेचर है उसका प्रारंभिक ताप उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा रखना होगा, और यदि उसमें कोई भी प्रभाव ना लाने की स्थिति पैदा करनी है तो फिर आपको उसका प्रारंभिक ताप टी आई के बराबर मीन्स ट्वाइस ओवर आर बी के बराबर रखना होगा। अब यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो ये दोनों गैसें कमरे के ताप पर जूल थॉम्सन प्रसार किए जाने के परिणाम स्वरूप उनके ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये दोनों गैसें गर्म हो जाती हैं। यदि उनका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर आपका प्रसार किया जाए सन डार्ट के से होकर तो ये दोनों गैसें कमरे के ताप मीन्स 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम दोनों का प्रसार करते हैं जूल थॉम्सन प्रक्रिया के द्वारा तो यह पाया जाता है कि ये दोनों गैसें ही गर्म हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि इन गैसों के लिए व्युत्पन्न ताप कमरे के ताप से बहुत कम होते हैं, अर्थात बहुत कम होते हैं। तो यदि इनमें आपको शीतलन प्रभाव उत्पन्न करना है तो पहले गैस को इन दोनों के व्युत्क्रमण तापों से नीचे तक ठंडा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके जो जूल थॉम्सन प्रक्रिया है उसको करते हुए हम गैस को और अधिक शीतल कर सकते हैं। तो सामान्यतः कमरे के ताप पर ये दोनों गैसें आपकी जूल थॉम्सन प्रसार के द्वारा गर्म हो जाती हैं, उनमें शीतलन उत्पन्न नहीं होता है। यह जो जितना आज तक हमने आपको पढ़ाया है और जो कल आपको इसके बारे में बताया था, ये वांडर वाल गैस मीन्स वास्तविक गैसों और आपके जो दूसरी गैस हैं मीन्स आदर्श गैस हैं उनके लिए जूल थॉम्सन प्रभाव किस तरह आपका शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है, किस तरह आपका हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करता है और किस तरह आपके कोई इफेक्ट पैदा नहीं करता है, इसके विषय में बात की है। इससे आगे कल हम जो है जो आपके प्रावस्थाओं में संतुलन, जो गैस की प्रावस्थाएं होती है या किसी भी पदार्थ की प्रावस्था होती हैं, गैस, ठोस और द्रव अवस्था, इन तीनों के बीच में जो संतुलन होता है
उस संतुलन के विषय में बात करेंगे और इसके विषय में हम कल आपको बताएंगे। तो कल तक आप इसको पढ़िएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसके नोट्स PDF में आपको भेज रहा हूँ। तो PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर है और साथ ही आप इससे भी पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी कॉपी निकाल सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।